अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। आज अडियाला जेल में बानी पीटीआई ने गुफ्तगू की है जो मीडिया से उसमें ये पता चला है कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन पर जो इजहार नाराज़गी किया गया है, जो कॉल थी हफ्ते के रोज़ एहतजाज की, वो कॉल क्यों मुअख्खर की गई, आज बानी पीटीआई ने ये भी पूछा है। और जो उनकी अपने वकला के साथ आज मीटिंग हुई, जब उन्हें बताया गया कि बैरिस्टर गौहर के कहने पे ये कॉल जो है वो वापस ली गई, एहतजाज को मुअख्खर किया गया, कैंसिल किया गया, तो उस वक्त उन्होंने जो रिपोर्ट हुआ उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी हैं। साथ ही साथ जो आज़म सवाती हैं उनसे मुतालिक भी उन्होंने बात की है। और डी चौक 2 तारीख को डी चौक में जो कॉल है वो भी दे दी है एहतजाज की। अली अमीन से मुतालिक जो रिपोर्ट हुआ ये बताया गया कि अगर वो पहुँच जाते पिंडी लियाकत बाग तो बानी पीटीआई ने कहा कि वो मुझसे बड़े लीडर हो जाते। इस सारी गुफ्तगू के रिपोर्ट होने के बाद जो तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शेख वक़ास अकरम, उन्होंने इसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन शेख वक़ास अकरम भी वो शख्सियत हैं जिन पे उनकी पार्टी के लोग ये तनकीद कर रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि एहतजाज वाले दिन वो कहाँ थे। बहरहाल ये क्या चल रहा है, क्या वाक़तन एहतजाज ने वो तासुर नहीं कायम किया जिसकी तवक्को की जा रही थी, और बानी पीटीआई अब इस पर भरम हैं तो अगला लाहे अमल क्या होगा, ये बुनियादी सवाल हैं। आज के प्रोग्राम में इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने जो आइनी तरमीम पर बात की है और कहा कि जो मौजूदा पार्लियामान है वो जाली है, उसके पास आइनी तरमीम का मैंडेट नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमती हल्के कहते हैं मौलाना ऑन बोर्ड हैं। ये कहानी क्या है, इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। आज अहम मामलात और भी हुए। इरशाद साहब, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और उनके साथ दूसरे जज थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, उनकी जानिब से बेंच बनाया गया है। उसमें जस्टिस मुनीब ने आज जो समात हैं उसमें बैठने से इनकार किया। तनेसर डे से मुतालिक और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक वो भी कलअदम करार दिया गया है। रियासत अली आज़ाद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। रियासत साहब आपका बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, जो रिपोर्ट हुआ फिर उसकी तरदीद भी हो गई, लेकिन आप समझते हैं कि हाउस इज़ नॉट इन ऑर्डर रिगार्डिंग जो एहतजाज था लियाकत बाग का, उस पर तशवीश पाई जाती है पीटीआई के क़यादत में भी और जो कारकुनान तक है उसमें भी? अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि जो उस हुआ उससे कम अज़ कम सतह पे भी जो हम बात कर सकते हैं वो ये है कि एक मिसमैनेजमेंट थी कि लोग जो वहाँ हैं लियाकत बाग के इर्द गिर्द या लियाकत बाग के अंदर मौजूद हैं, वो लाठियाँ खा रहे हैं, वो रुके हुए हैं कि जी हमने हर सूरत लियाकत बाग में दाखिल होना है और अपना जो प्रोटेस्ट है वो लॉन्च करना है। लेकिन लीडर से मुराद जनाब अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो देखते हैं कि रुकावटें हैं, पता था सबको कि वो रुकावटें होंगी, और वो रुकावटों का सामना करने या रुकावटों को ख़त्म करके आगे बढ़ने या वहाँ बैठ के कोई लाहेअमल तय करने के वो वापसी का ऐलान कर देते हैं। तो इस पर ज़ाहिर बात है अपसेट तो होगी लीडरशिप। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ अकेले गंडापुर साहब का मामला तो नहीं था। उमर अयूब साहब को वहाँ पहुँचना चाहिए था, असद कैसर साहब को वहाँ पहुँचना चाहिए था, बाकी जो लीडरशिप थी। तो वहाँ जो लोग मौजूद थे वो जो बड़े कद काट के लोग हैं उनकी कम तादाद मौजूद थी। तो इस पर अगर बानी पीटीआई ने कोई इज़हार नाराज़गी किया है, अब मालूम नहीं किया है नहीं किया, हमें तो सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि जनाब वहाँ इज़हार नाराज़गी हुआ है। ज़ाहिर चंद लोग ही उनको मिल सकते हैं। एक चीज़ मैं वजाहत कर दूँ, आपने ये कहा है कि 2 तारीख नहीं, वो 4 तारीख की बात सुन रहे हैं। अच्छा, 2 का भी चल रहा है जो नहीं, जुमा का दिन और 4 तारीख को 4 तारीख बनती है। और ये भी बड़ी हैरान कुन बात है कि 4 तारीख को आपने डी चौक जमा होना है अगर, तो 5 तारीख को मीनार पाकिस्तान का भी आपने ऐलान किया हुआ है। और ये अजीब व गरीब कन्फ्यूजन है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म भी आ रहे हैं 2 से 4 को। हाँ, वो मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म भी आ रहे हैं, तो ये कोई अजीब व गरीब मामला है। लेकिन ये ज़ाहिर बात है कि जो लीडर हमारे पास आएंगे पीटीआई के, उनसे हम वजाहत तलब करेंगे, उन्हीं से पूछेंगे। सही है। इस वक्त जो इशू है रियासत अली आज़ाद साहब से पूछने का वो ये क्या है, वो ये है कि आज की जो समात हुई 63A के हवाले से बेंच बना, और वो बेंच उस फैसले पर बना है जिसके आथर जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। वो उस बेंच का हिस्सा हैं लेकिन वो शरीक नहीं हुए। उनका एतराज़ ये है कि ये बेंच की तश्कील ही गलत है।
बेंच बनाने का अख्तियार जो है वो चीफ़ जस्टिस के पास है और उसके बाद सीनियर मोस्ट जज के पास है, और तीसरे रुकन जो हैं पहले जो कानून मौजूद था उसके मुताबिक मुनीब अख्तर साहब हैं। लेकिन अगर दूसरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मान भी लिया जाए और अगर मुनीब अख्तर साहब मान चुके हैं तो उन तीसरे मेंबर का तो इंतखाब वो ख़ुद कर सकते हैं सिलेक्शन चीफ जस्टिस साहब। क्या सीनियर जज की अदम मौजूदगी में वो 2 रुकनी जो कमेटी है वो क्या नया बेंच तश्कील दे सकती है? और अगर नया बेंच बनता है और उसमें मुनीब अख्तर साहब शरीक नहीं होते तो उस बेंच की क्या कानूनी पोजीशन होगी? रियासत साहब ये हमें ज़रा थोड़ा सा इस पे ब्रीफ करें, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये था कि जो पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था 2023, उसमें ये था कि चीफ जस्टिस और उसके बाद जो प्यूने जज होंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर जज होंगे वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे। तो ये था कि वो तीनों जजेस साहबान की जो कमेटी है वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अब 2023 में ये आया, अब ये 2024 में एक ऑर्डिनेंस आ गया आर्टिकल 89 के तहत जिसके अंदर उसको चेंज कर दिया गया। पहले तो मैं इस पे अर्ज़ करूं कि जो ये ऑर्डिनेंस आया है ये काजी साहब खुद फरमाया करते थे, चीफ साहब, कि ये ऑर्डिनेंस की जो फैक्ट्री है इसको बंद होना चाहिए। तो एमरजेंसी अगर मुल्क के अंदर हो, ऐसे सरकमस्टांसेस हो जिसके लिए लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड हो, तो फिर ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। तो अगर ये इतना ज़रूरी था इरशाद साहब, तो मैं समझता हूँ कि जब ये एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट लेके फिर रहे थे तो उस वक्त इसको पास करवा लेना चाहिए था एक बिल की सूरत में, ना कि आप ऑर्डिनेंस लेके आते। इस ऑर्डिनेंस के अंदर एक कबाहत है जिससे हमें स्पेशली काले कोट वालों को उस पे इतराज़ है कि कोई भी लेजिस्लेशन होती है वो यूनिवर्सल होती है, उसका एक रैशनल हुआ करता है कि यानी जैसे पहले था ऑर्डिनेंस से पहले कि अगर कोई उस कमेटी में से सीनियर जज साहब मौजूद नहीं है तो उससे नेक्स्ट जो था वो उसमें ऐड हो जाता, वो चीफ जो कमेटी के उस चेयरमैन है उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर है। अगर वो चलता तो वो एक बेहतरीन लॉ जिसको सब ने सपोर्ट भी किया आ गया। लेकिन बदकिस्मती से अब जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको मॉडिफाई किया गया या अमेंड किया गया है उसके अंदर एक गलत चीज़ ये होगी कि पहले तो चीफ साहब ये फरमाया करते थे कि जो अख्तियारात है मैं अपने पास जो एक चीफ के पास है वो मैं कमेटी को देना चाहता। अब वही अख्तियारात फिर वापस लिए जा रहे। अगर आपने उसी तरह से वापस चीफ जस्टिस साहब को अख्तियार देने तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया था इसको रिपील कर देना चाहिए था। उसके अंदर जो कबात है वो ये है कि आपने चीफ जस्टिस को फिर से एक डिस्क्रिप्शन दे दी है जिसमें से जस्टिस मुनीब साहब जो सीनियर थे उस कमेटी में आपने उनको फारग कर दिया है और एक अपने मर्जी से जज को ऐड कर दिया, इसलिए कि अगर मुनीब साहब होते हैं तो चीफ साहब की जो मेजॉरिटी उस कमेटी के अंदर वो नहीं रहती। अब उस मेजॉरिटी को मेंटेन रखने के लिए चूंकि जो 63 आर्टिकल 63A का है केस चल रहा है जो रिव्यू पेंडिंग है, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें उसके लिए ये की जा रही हैं जो कि मैं समझता हूँ कि एक मेला फाइडी पे मबनी ये लॉ बनाया गया है। इसलिए अगर 2 जज जो हैं मतलब वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट या बेंच कॉन्स्टिट्यूट वो कमेटी नहीं कर सकती है, इसके अंदर ये रैशनल है। अच्छा ये फरमाएं कि अब उन्होंने बेंच बना दिया और इस बेंच में जो आज हेयरिंग के लिए बैठा उसमें मुनीब साहब शामिल नहीं हुए। अब कल उन्होंने 11:30 बजे का टाइम फिर मुकर्रर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हुक्मनामा लिखवाया है कि रजिस्ट्रार साहब उनसे रिक्वेस्ट करें मुनीब अख्तर साहब से कि जी वो उस कमेटी का वो उस बेंच का हिस्सा बने। अगर वो नहीं बनते तो फिर नया बेंच बनाया जाएगा और नया जज उसमें शामिल किया जाएगा। अब ये जो आज का बेंच है जो मंसूर अली शाह साहब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या उनकी राय लिए बग़ैर बना, और कल जो बनेगा जिसमें ज़ाहिर बात है जनाब मुनीब अख्तर भी शामिल नहीं होंगे मुमकिन तौर पर नज़र आ रहा है और मंसूर अली शाह साहब की मर्ज़ी भी तश्कील में नहीं होगी, उस बेंच की कानूनी पोजीशन क्या होगी, आइनी पोजीशन क्या होगी? देखिए इस पे लॉ जो है वो साइलेंट है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें तो प्रोवाइडेड था, जो ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया इसके ऊपर ऐसी सिचुएशन के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। इसके ऊपर लॉ बिल्कुल मुकम्मल तौर पे साइलेंट है।
ये 63A के बारे में जो फैसला उमर अता बंदियाल साहब का है कि बेंच का है और जिसको मुनीब अख्तर साहब ने लिखा है, उसमें ये है कि वोट शुमार भी नहीं होगा और वोट जो है देने वाला नाअहल भी हो जाएगा। तो अब उसको रिपील किया जा रहा है मुमकिन तौर पर। अगर ऐसा होता है तो एतराज़ ये किया जा रहा है कि एक ऐसे बेंच में काजी साहब क्यों बैठना चाहते हैं जिसके बेनिफिशरी वो हो सकते हैं, क्योंकि अगर हार्स ट्रेडिंग को, लोटा करेंसी को, ज़मीरी फरोशी को दोबारा जायज़ करार दे दिया गया तो उसके नतीजे में हुकूमत आइनी तरमीम करेगी और नई अदालत बनाएगी और काजी साहब उसके चीफ होंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने इरशाद साहब। इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखें, जो रवायात होती हैं पार्लिमानी, वो हमेशा अच्छी रवायात को फॉलो किया जाता है। आप इस मुल्क और कौम को क्या दिखाने के लिए जा रहे हैं कि हम लोटा करेंसी को, छांगा मांगा की सियासत को दोबारा से जिंदा करने जा रहे हैं? हम क्या एक मवेशी मंडी लगाने के लिए जा रहे हैं जिसके अंदर आप MNAs की खरीदो फरोख्त करेंगे? आप मुल्क को, कौम को क्या दिखाने के लिए जा रहे हैं? 2 साल हो गए हैं 63A को, आज आपको उसका रिव्यू याद आ गया इसलिए कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जा रहे हैं और आप आर्टिकल 17 को भी अमेंड करने के लिए जा रहे। आर्टिकल 199 जो रिट जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 9 लिबर्टी ऑफ पर्सन एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, लाइफ एंड लिबर्टी, 184(3) को ख़त्म करने के लिए जा रहे। आप जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार बदलने के लिए जा रहे। आप एक सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा। ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रह जाएगी, ये एक फैमिली, एक दीवानी अदालत रह जाएगी। आप इस सुप्रीम कोर्ट को, जिसका आर्टिकल 189 के तहत जजमेंट बाइंडिंग है तमाम इदारों पे, तमाम कोर्ट्स के ऊपर, आप उसको रिडेनेट करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है और इस कोर्ट के अंदर जो नई बनाने के लिए जा रहे हैं उसमें जजेस की तैनाती जो है वो वजीर आजम लगाएंगे। हमने तो कुफर टूटा खुदा खुदा करके हमने जान छुड़वाई थी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, जुडिशल कमीशन आपने बनाया। इससे पहले आपने प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस कंसर्न विद कंसल्टेशन जजेस लगाते थे, वो तजर्बा आपने नहीं समझा मुनासिब, आपने ख़त्म कर दिया। आपने आर्टिकल 175A इंसर्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो एक बेहतरीन इस वक्त अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है। अगर चीफ जस्टिस तमाम हाई कोर्ट्स में भी जजेस लगाते हैं, उन्हें क्या पता लाहौर में कौन अच्छा वकील है, सिंध में, पंजाब में, KP में, बलोचिस्तान में, तो वो कैसे जजेस की तैनाती होगी? और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं इरशाद साहब, उसमें सिर्फ 187 केसेस हैं और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप जुडिशल रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं तो 25 से 30 लाख पेंडिंग है केसेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,500 केसेस पेंडिंग है। अगर आप फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी जनरल पब्लिक आप लेजिस्लेशन करने के लिए जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जिस कोर्ट के अंदर वजीर आजम तैनाती करेंगे, हमने तो कहा था कि अदलिया रियासत साहब बात ये है अलग कर दी गई है बाय विर्चू ऑफ जजमेंट अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप उसके भी अगेंस्ट जा रहे हैं। आप ट्राइकॉटमी ऑफ अच्छा रियासत साहब, अब मसला ये है पावर का जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में उसके भी अगेंस्ट जा रहे हैं। आपने अभी गुफ्तगू की है, पहले ये बातें आई लेकिन अभी तक कोई मुसव्विदा तो सामने नहीं आया कि जिस पे बात हो। एक बात, दूसरी बात यह है कि जो आपने जजेस के तरीक़ेकार की बात की है, बिलावल साहब ने आज भी उस पर बात की है। उन्होंने कहा कि ये तरीक़ेकार बदलना चाहिए ताकि जो कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, ज़्यादा बेहतर लोग भी आ सकें। तीसरी जो आप बात ये कर रहे हैं कि एक सिर्फ 187 केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली आप नहीं समझते कि पिछले चंद सालों से ये जो आइनी मामलात हैं, इनकी वजह से ये जो बैकलॉग बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, ये मोस्टली केसेस इनकी नज़र हो जाते हैं। मीडिया की ज़ीनत भी ये बनते हैं, टिकर्स की ज़ीनत भी ये बनते हैं, रुनमाई की वजह भी ये बनते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को इंसाफ डिले हो रहा है। अगर आपकी नीयत ये है फैसल कि आप लोगों को इंसाफ देना चाह रहे हैं तो उसका एक बड़ा अच्छा तरीका है कि जैसे फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शरीयत एपलेट बेंच बना दिया गया है। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को डील करने के लिए एक बेंच डेजिग्नेट कर दें। आप क्यों इतनी बड़ी एक नई अदालत इस मुल्क के गवर्नमेंट के एक्सचेकर के ऊपर एक बोझ बनाने के लिए जा रहे हैं, जुडिशल स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे आप अपनी मर्जी के तहत, जैसे आर्टिकल 17 है,
आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर बैन करना है, जो मौजूदा लॉ है उसमें है कि जी उसका रेफरेंस बनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, फिर उसको बाय वर्चू ऑफ एविडेंस अगर वहाँ सपोर्ट होगी तो वो अप ऐड होगा, अगर नहीं होगा तो वो टर्न डाउन कर देगी। अब आप उसको ख़त्म करके जो आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 है ख़त्म कर रहे हैं कि बाय हुक कर करो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप बैन कर दें, उसके बाद रेफरेंस वाली बात निकाल देंगे, तो ये मेलाफाइडी है फैसल। ये कोई इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन नहीं है। एक मुत्तफिका आइन को आप, मैं समझता हूँ माजरत के साथ दरिया बुर्द करने के लिए जा रहे हैं। ये मुत्तफिका आइन एक पूरा प्रोविंस इसको अपोज कर रहा है, वकला इसको अपोज कर रहे हैं, तो आप इतनी सेंसिटिव जो फेडरेशन की अलामत है उसको क्यों छेड़ने के लिए जा रहे हैं? अगर आपकी नीयत है कि लोगों को इंसाफ मिले तो एक बेंच बना दे, 187 केसेस खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और क्या करेगी काम? मुझे इस पे आप बता दें। रियासत साहब, आज बिलावल साहब ने आज पीपल्स लॉयर फोरम से कोयटा में खिताब किया, इससे पहले वो इस्लामाबाद भी कर चुके, सिंध हाई कोर्ट बार के इवेंट से भी खिताब कर चुके। आपका जो वकला का जो आपका नुक्ता नज़र है, आपके बाकी लोग तकसीम क्यों हैं? आप लोग यकजा क्यों नहीं हैं? वकला तहरीक की बात हुई, एक आपने कन्वेंशन किया, उसके बाद वो मामला भी ठुस हो गया। अगर ये मामला इतना संगीन है, हुकूमत की मौक़िफ़ की तायद नहीं की जा सकती, तो वकीलों में इत्तफाक क्यों नहीं है? देखें फैसल, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जो सदूर हैं वो एक पेज पे हैं। इसमें एक जो आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आता है या उस तरह से यूनानिमिटी आपको नज़र नहीं आती, उसकी रीज़न एक है कि देखें जो वकला तहरीक चली थी वो मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, उसके खिलाफ चली थी। यहाँ पे तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल डिवीज़न है, और फिर कुछ वकला साहिबान इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर बेनिफिशरी हैं। तो ये चीज़ नहीं है कि वकला जो अपोजिशन में है वो भी इस पे बात कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं वो भी बात कर रहे हैं। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरा इसलिए इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि हम इस मुल्क के लिए सोचते हैं, इस कौम के लिए सोचते हैं। हम ये नहीं है कि आज इक़्तिदार में बैठे तो जो मर्जी लेजिस्लेशन करवा लें, कल अपोजिशन में होगा तो यही चीज़ उनके घाटे फेट होगी। 1 साल पहले आपने सिर्फ एक अमेंडमेंट की, वो आज आपने ऑर्डिनेंस के जरिए बदल दिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को। तो अगर आप इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को इंटायरली चेंज कर रहे हैं तो ये आपकी कितना अरसा सस्टेन करेगी, इस पे आपको सोचने की, हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और सवाल जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कल उठाया है कि जी इस पार्लियामेंट का तो मैंडेट ही मशकूक है और ये पार्लियामेंट जाली पार्लियामेंट है हमारे नुक्ते नज़र से, तो इसको तो बिल्कुल ही हक़ नहीं है आइनी तरमीम करने का। तो आप इस नुक्ते नज़र से मुत्तफ़िक़ हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट को हक़ ही हासिल नहीं है, या ये हक़ आप पार्लियामेंट का तस्लीम करते हैं कि वो आइन में 2/3 अक्सरियत से तरमीम कर सकती है? देखिए, लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट का काम है, बिल्कुल। ये जो उनका सियासी स्टेटमेंट है इस पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि ये 47 फॉर्म की के ज़रिए आई हुई है, 45 के तहत ये जीते हुए नहीं है। तो ये चूँकि एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। अगर आइदर वे ये ट्रिब्यूनल में ये डिसाइड हो जाता है और पता चलता है ये अमेंडमेंट कर देते हैं और कल को कुछ फैसले ऐसे आ जाते हैं, तो इस अमेंडमेंट की हैसियत क्या होगी? रियासत साहब, इसमें ये जो एक मुजव्वज़ा मुसविदा आया था उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन की बात भी आई थी। मुझे याद पड़ता है कि साकिब निसार साहब के दौर में आप ही ये मुकदमा लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो तब क्या फ़र्क था? उस वक्त रोटेशन की क्यों इस्तदा थी, और अब रोटेशन अगर होती है तो उसमें मसला क्या है? हमने उस वक्त फैसल, बिल्कुल मैं प्रेसिडेंट था डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का 2018 में, हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रोटेशन की बात की थी कि जैसे पंजाब से जजेस पहले भी आज भी आ रहे हैं, वो उसको क्या कहते हैं डेपुटेशन में, तो इस तरह से हमने एक कहा था कि कुछ ऐसी हो जाए कि चूंकि एक जगह पे रहने से ये मामला हो सकता है। तो हाई कोर्ट का तो हमने नहीं कहा था, चूंकि हाई कोर्ट तो एक अपनी जगह पे इंडिपेंडेंट, एक उसकी अपनी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल भी है, और हाई कोर्ट जो भी है चारों सूबों की, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी एक अपनी ऑटोनॉमी है। अगर एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में या आगे उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, जो आर्टिकल 200 है 1973 का, उसके अंदर है विद कंसेंट, आप उस कंसेंट को अगर ख़त्म करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो उस हाई कोर्ट की अपनी आज़ादी, उसकी ऑटोनॉमी, उस पे क्वेश्चन होगा और ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आप अदलिया का वो प्रिंसिपल जिसके लिए हमने 2007 से 2009 तक जंग भी लड़ी थी, आज़ाद अदलिया के लिए, चूँकि आज़ाद मंश अदलिया ही इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम कर सकती है, और रूल ऑफ लॉ ही कायम होगा तो मुल्क और कौम तरक्की करेगी। जी ठीक ठीक।
बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब, आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब आपका। झगड़ा साहब, ये बताइए कि जो आपने एहतजाज किया है और उस एहतजाज के बाद ना वज़ीर आला KP के पिंडी पहुंच पाए, और जब वो पहुंचने वाले थे तो एहतजाज मौखर कर दिया गया। आज रिपोर्ट हुआ कि आपकी जमात के बानी इस पे बड़े नाराज़ हुए हैं। यहाँ तक रिपोर्ट हुआ कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, उनको निकाल दिया जाए। ये मिसमैनेज क्यों हुआ जब आप इतने दावे करते हैं और उसके बाद आपकी तंजीम ये है कि एक एहतजाज तक मैनेज नहीं हो पाता? ये आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल जो है वो इस पे इस तरीके से डिबेट जो है वो नहीं करूँगा। आप जो है वो खान की मेरे ख्याल में स्टेटमेंट के कुछ हिस्से दे रहे हैं आप, जो बाकी हिस्से हैं जहाँ पे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, पिंडी के लोगों को, ख़ास तौर पे पंजाब के लोगों को सराहा। मेरे ख्याल में एहतजाज इंतहाई कामयाब था, और जिन हालात में हम एहतजाज कर रहे हैं विद द रूल ऑफ लॉ कंप्लीटली एब्सेंट, तो ये मेरे ख्याल में एक तारीखी स्ट्रगल है। अनफॉर्चुनेटली माहौल कुछ ऐसे है कि बहुत सी जो डिस्कशंस नॉर्मली हमारी इन हाउस होती वो खान को, लॉयर्स को बतानी पड़ती हैं, वो पब्लिक में आनी पड़ती हैं। डिबेट सिर्फ आई एम सॉरी एक ही चीज की होनी चाहिए। डिबेट इस चीज की होनी चाहिए कि इस मुल्क में कानून क्यों गायब है। इलेक्शन आया, कानून गायब। इलेक्शन से पहले कानून गायब। इलेक्शन के बाद जब शर्मनाक चोरी हुई कि जिसने की वो भी डिफेंड नहीं कर सका, कानून गायब। उसको छुपाने के लिए आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा रही है, उसके लिए कभी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ जाता है। झगड़ा साहब इस पे हम आते हैं। झगड़ा साहब देखिए, इस पे हम आते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं इस पे हम जरूर बात करेंगे। बुनियादी सवाल ये है कि आप जो बात कर रहे हैं, एहतजाज की आपको इजाज़त नहीं मिली, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपका कारकुन निकला, उन्होंने शेल भी खाए, लाठियाँ भी खाई, घूंसे भी खाए। आप अटक में जो हुआ वो सबके सामने है, पुलिस वाले भी जख्मी हुए, वहाँ पर भी आपके कारकुनों ने महाजराई की, वहाँ पे भी एहतजाज किया। लेकिन आपकी क़यादत का ये आलम है कि शेख वकास अकरम साहब जो तर्जुमान हैं, जो आप तरदीद कर रहे हैं, कोई बयान नहीं आया, वो नहीं मौजूद थे, असद कैसर मौजूद नहीं थे, किसी एक जगह से आपकी क़यादत निकली नहीं है। तो क़यादत की सतह पे क्या फुकदान नहीं हुआ? आप इस बात का एतराफ़ नहीं करते? कारकुन तो निकले, इसमें तो कोई शक नहीं। एक सिर्फ मैं बात करता हूँ, बुनियादी सवाल ये नहीं है, इसको मैं आंसर करता हूँ, इसका मैं जवाब देता हूँ। बुनियादी सवाल है जो मैंने आपसे किया, ये जो हम लेफ्ट राइट जा रहे हैं ना, इसकी वजह से हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर सारा मुल्क ये एक बुनियादी सवाल करे कि आज इस मुल्क में कानून और आईन क्यों गायब है, तो ये एहतजाज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इमरान खान जेल में ही नहीं होगा ना, हो आप PTI के सपोर्टर, कानून और आईन तो आपको चाहिए ना। कल अगर हम नवाज शरीफ की तरह वोट को इज्जत दो से वोट को बर्बाद करने का सफर तय करें, फिर हमारी तनकीद भी करें। अब जहां तक लीडरशिप की बात आई, जैसे मैंने कहा, जरूर बेहतर हो सकेगी, जरूर कुछ लीडर्स जो हैं वो आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। मैं 5-6 हफ्ते अभी बाहर था, मुझे कुछ लोगों ने चुपके से कहा कि वापस ना आए, हालात खराब है। मेरा मुल्क है, मेरा कुछ छुपाने का नहीं है, मेरा पर्सनल काम था, हो गया, मैं वापस आ गया। एहतजाज में मैं था, बात खत्म, ठीक है। आप 10 चीजें कह सकते हैं कि बेहतर हो सके, लेकिन आज पाकिस्तान के लोग निकल रहे हैं बार बार, इसके बावजूद कि उनको टेरराइज किया जा, और जो टेरराइज कर रहा है वो पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है। क्योंकि इसका हल बड़ा सिंपल कि अगर हम आईन और कानून पे आ जाएं, कोई एहतजाज नहीं करे, इमरान खान को इंसाफ मिल जाएगा, इलेक्शन के रिजल्ट्स ठीक हो जाएंगे, हर इदारा अपना काम करेगा। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है, आपके पास एक सूबे की हुकूमत है, अली मीन गंडापुर साहब वज़ीर आला के मनसब पर फायज़ हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, CPNE के एक डेलीगेशन था स्टैंडिंग कमेटी की उनके साथ, तो वहाँ उनसे भी मैंने ये सवाल किया था
कि वो ये अपना मनसब जो है, अपनी ज़िम्मेदारी, अपना ओहदा जो अवाम ने उनको दिया है, उसको बजाय इसके कि वफाक और सूबे के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल बनने के, इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो गलतफहमियाँ दूर करने के, वो महाज आराई को फ़रोग दे रहे हैं, जिसका आपकी जमात को भी नुकसान है, आपके सूबे को नुकसान है, अवाम को भी नुकसान है। तो आप ये समझते हैं कि ये महाज आराई का नतीजा क्या निकलेगा, कहाँ तक जाएगी और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? महाज आराई का नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता जी। लेकिन माजरत के साथ महाज आराई हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत कर रही है। अच्छा। आपने पुल बनने की बात की, मेरे ख्याल में तो अली अमीन ने बहुत से स्टेप्स लिए, शायद कुछ मुझे भी पसंद ना हो, पुल बनने की खातिर। अच्छा, ठीक है, उन्होंने वो स्टेप्स लिए, लेकिन मेरे ख्याल में, मेरी असेसमेंट है, जवाब नहीं आता जी। महाज आराई बार बार वफाक से हो रही है। आज भी अगर आप गवर्नेंस के लिहाज से भी देख लें, एक तरफ आप देख लें केपी की हुकूमत ने हर मदद की कि केपी की हुकूमत IMF के डील साइन करने में रुकावट ना पड़े। शहबाज शरीफ ने अभी कोई स्टेटमेंट दी थी, उसमें उन्होंने 3 वजीर आला का नाम लिया था, अली अमीन का नहीं लिया था। ऑन द अदर साइड, अभी से नहीं, जब से शहबाज शरीफ 2022 में फ्रॉडुलेंट वजीर आजम बने, शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के 200 अरब रुपए से ज्यादा अपने पास रखे, हमें दे नहीं रहे, इफेक्टिवली सूबे को स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश कर रहे। महाज आराई कौन कर रहा है? नहीं, झगड़ा साहब, IMF की डील की आप बात करते हैं तो आपको वो ऑडियो टेप भी याद होगी, वो खत भी याद होगा, शौकत तरीन साहब थे, आपसे लगारी साहब थे, उसमें जो उस वक्त बात हो रही थी। जी जी, नहीं अभी आपको खत याद है? जी देखें, बात ये जो PDM गवर्नमेंट थी उस वक्त की बात है ना, ये तो आपके बिल्कुल आपके चुंगे में शामिल है ये बात। अब अगर ये प्रोग्राम आ गया है, अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल इस मामले में रुकावट नहीं बने हैं? नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कि पाकिस्तान में बयानिए कैसे बनते हैं और PMLN जैसी हुकूमतें कैसे बनती हैं। IMF को जो खत लिखा गया था, IMF को जो खत लिखा गया था, IMF की स्पेलिंग MIFTHAISMAIL नहीं है जी। खत के लेटर हेड पे लिखा गया था मिफ्ता इस्माइल जी। ठीक है, यही तो मसला है ना। अभी जो रऊफ हसन साहब के तवस्सुत से खत लिखा गया था, झगड़ा साहब रिसेंट किया, रऊफ हसन साहब के खत की बात कर, जी, वो भी लिखा गया। अक्सर रऊफ हसन साहब का भी जो खत था, क्योंकि उसका ड्राफ्ट मैंने पढ़ा था, उसमें खास लिखा था कि हम किसी प्रोग्राम की रुकावट जो है वो नहीं बनना चाहते जी। लेकिन किसी इंटरनेशनल तो आपने देख लिया ना, पहले जब हमने निशानदेही की ना अब की, IMF का प्रोग्राम कभी उससे नहीं रुका। जब मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी, IMF का केस जो है वो अगले दिन पूरा हो गया, लेकिन मिफ्ता इस्माइल को हफ्ते बाद इन्होंने फायर कर दिया। ठीक है, रऊफ हसन ने कौन सा गलत काम किया है? IMF को कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरा है, कि IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मिसाल मौजूद है, बेनजीर भुट्टो ने US गवर्नमेंट को 2007 में कहा था कि आप सिविल और मिलिट्री एड पाकिस्तान को बंद कर दें। बता दे कहां पे PTI ने ये कहा। सही है। तो अब ये हुकूमत की कामयाबी है ये प्रोग्राम आ जाना, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जो बेहतरी है, आप समझते हैं ये हकीकत है या सिर्फ आवाम को बताया जा रहा है? यार मैं साफ बात करता हूँ, मेरे ख्याल में प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए जरूरी था, लेकिन द लास्ट थिंग वी शुड डू इज के इस पे हुकूमत भंगड़ा डाल। ये जो 2.5 साल से IMF ट्रस्ट तकरीबन अरोड हो गया है पाकिस्तान पे, तो वो इसीलिए है कि उसी वक्त से जिस वक्त मैं प्रोटेस्ट कर रहा था, उस वक्त भी ये हुकूमत IMF को गलत नंबर दे रही थी कि सूबे आपके लिए सरप्लसेस छोड़ेंगे, जब सूबों के बजट में ही सरप्लस नहीं थे। मुझे छोड़े, सिंध और पंजाब ने डेफिसिट के बजट दिए थे जी। तो ये जो बार बार हुकूमत झूठ कहती है, उसकी वजह से पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी खराब होगी, उनकी जो शराइत है वो सख्त से सख्त होती है। जी झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा सा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के अपने इजाज़त दीजिए।